Hello everyone, welcome to Unacademy. Myself Rajat Kumar and I have secured All India Rank 40 in GATE 2021 from Electronics and Communication branch. तो बेसिकली ये वीडियो है कि कॉमन मिस्टेक्स इन गेट प्रिपरेशन कि स्टूडेंट्स हैं क्या क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है, काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं जबकि हमें पता होते हुए भी। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मोस्टली ऑलमोस्ट 13% लोगों ने गेट क्वालिफाई किया इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। 100 में से 13 लोगों ने क्वालिफाई किए। क्वालिफिकेशन मीन्स 25 मार्क्स या 28 मार्क्स आउट ऑफ 100। और वही अगर दूसरी ब्रांचेस की बात करें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसमें भी ओनली 17% लोगों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि 17% बच्चे ही 25 मार्क्स से ऊपर ला पा रहे हैं। ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे तो 25 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने बारे में और बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि आई हैव सिक्योर्ड ऑल रैंक 40 इन गेट 2021 और मैंने रैंक 2 सिक्योर किया है पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में। ठीक है, मैंने 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया इस एग्ज़ाम में और मैंने रैंक 251 सिक्योर किया था गेट 2015 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, जब मैं 4th ईयर में था। और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है BEECE ये की है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ठीक है, 2011 टू 2015। और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी काम किया है टेलीकॉम की कंपनी में MTNL, जिसके सिलेक्शन मुझे गेट 2015 के रैंक पे हुआ था। ठीक है, इस रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियली, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN के लिए। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको जितने भी नए कोर्सेज हैं अनअकैडमी प्लस पे या स्पेशल क्लास या यूट्यूब पे लॉन्च होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आपको हर चीज़ इस चैनल पे आपको मिल जाएगी गेट ESC रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप मुझे भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं t.ma टेलीग्राम पे ही रजत सिंगला SINGLA1। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको कुछ भी गेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो बात करते हैं अनअकैडमी की। जैसे अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या आपको मिलेगा। तो लाइव क्लास रहती है अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, जब उसमें एक फीचर रहता है कि रेज हैंड, तो उस पर आप टीचर से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे और जितने भी कोर्सेज रहेंगे स्ट्रक्चर वे में होंगे और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार या 2 बार देखने को मिलेगा कोई भी क्लास। आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप वो क्लास देख सकते हो। ठीक है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस रहते हैं जिसपे मेन बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है, और क्रैश कोर्सेज रहते हैं। और अनअकैडमी का प्लस का जो एडवांस वर्जन है वो आइकॉनिक, इसमें प्लस वाली सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और प्लस इसमें क्या मिलेगा, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है बट आपको कुछ चाहिए कि आपको मॉनिटर करता रहे, ठीक है, आपको गाइड करता रहे कि कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आइकॉनिक में मिल जाएगी। आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको स्टडी करनी है, आपका प्लान बना के दिया जाए आपके अकॉर्डिंग। स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे। ठीक है, और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस की आपने जो टेस्ट दिया है उसने क्या क्या मिस्टेक्स किए आपने। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिलेगा और डाउट सॉल्विंग के लिए आपको एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एडुकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये है प्लस के प्राइजेस। आप 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आइकॉनिक आप 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक का ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी प्लस में हो तो प्लस से आइकॉनिक में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो ऐप और वेबसाइट पे ये प्राइजेस, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, प्लस कुछ डिस्काउंट भी चलता रहता है इन पे। ठीक है, और अगर आप इस पे कोड लगाएंगे RAJECE
10, ठीक है। तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और अभी बात करते हैं अनअकैडमी आस्क ए डाउट। तो ये जो फीचर है ये है अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप बुक में से उसका फोटो खींच के ऐप पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या है, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। आस्क डाउट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, आप कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। कभी भी आप पढ़ रहे हो, वो समझ नहीं आ रहा, तुरंत फोटो खींचो और उस पर अपलोड कर दो, ठीक है। तो उसको आपको हाई क्वालिटी सोल्यूशन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, और ठीक है, इंस्टेंट, क्योंकि अनअकैडमी पे डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स रहते हैं जो कंटिन्यूसली लॉगिन करे रहते हैं। तो अगर आप फोटो डालोगे तुरंत उसका आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो इससे आपको होमवर्क वगैरह में भी असिस्टेंस मिलेगी। और ये मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जो टोटली फ्री हैं। तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक अपनी गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस की है एक क्लास में। एक क्लास में मैंने बताया कि प्रिपरेशन प्लान कैसे बनाना है गेट का, ठीक है। आस्क मी एनीथिंग सेशन लिया जिसमें कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लस अभी मैं डिटेल डिस्कशन की क्लासेस ले रहा हूँ जिसमें मैंने पैटर्न डिस्कस किया गेट का बिल्कुल ज़ीरो से, कि जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं उनको गेट के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वो लेक्चर ये देख सकते हैं। फिर मैंने हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज डिस्कस किया कि किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी बात करते हैं कि जिस कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैंने 2 बार गेट का एग्जाम दिया 2015 और 21। जब मैं 15 में था तो मैं कॉलेज में था, है ना। और अभी पिछले 3-4 सालों में ऑनलाइन अवेयरनेस ही बहुत बढ़ गया है गेट का, ठीक है। बट अवेयरनेस बढ़ गया आपको हर चीज़, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आज से 5-6 साल पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। आपके लिए जो सोर्स था वो इंटरनेट, बहुत कम सोर्सेज थे आपको गाइडेंस के लिए। जो आपकी गाइडेंस मिलती थी, अगर आपके कॉलेज में किसी ने सीनियर ने क्रैक किया है आप उनसे गाइडेंस लेते थे, ठीक है। बट आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, ठीक है। उसके बाद भी स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो है ओनली 13-17% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है, और ना बहुत इजी एग्ज़ाम है, ठीक है। एक एवरेज एग्ज़ाम है। अगर आप अपना 100% देते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओगे तो भी क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी नहीं है, ठीक है। और पढ़ के जाओगे ढंग से, नहीं क्वालिफाई होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और जैसे पहला है कि नॉट एनालाइजिंग अबाउट एग्जाम, ठीक है। पहली बात तो है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बारे में देखो वो है क्या, है ना। जैसे गेट का एग्जाम है, मान लो कि हमें क्या क्या देखना चाहिए, सिलेबस देखा, है ना, सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। जैसे अभी गेट में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, एमएसक्यू, ठीक है। तो वो देखो, वो लास्ट ईयर आए हैं, वो आप उससे अपडेट हो के नहीं हो, ठीक है। और पीवाईक्यूज चेक करो कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जैसे गेट का एग्जाम है टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। अगर आपको ये नहीं पता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ओनली थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई स्टेट का एग्जाम है, ठीक है, आपको उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है जितनी गेट के लिए करनी है। तो अगर आप उस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करे जा रहे हो तो वो भी गलत है। तो इसीलिए जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उसके बारे में सब जान लो कि ये ऐसा ऐसा एग्जाम है, मुझे इसको क्रैक करने के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, नो प्रॉपर प्लान एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखो प्रॉपर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि एक रात पहले पढ़े सुबह जाके दे दिया, पास हो गए, हो सकता है अच्छे नंबर भी आ जाए। इसमें हमें देखो 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। पहले तो 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर उसका रिवीजन करना है, रिवीजन
ठीक है, PYQs करने हैं उसके, फिर टेस्ट देने हैं, फिर जाके कहीं हम गेट देंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इतनी सारी चीजें करनी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट अगर प्लान नहीं करोगे तो वो सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आप बिना प्लानिंग किए बस एक सब्जेक्ट शुरू कर दिए तो आपको पता ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट मुझे कब खत्म करना है, कितने इसको टाइम देना है, इसकी क्या वेटेज है, ठीक है, वो चीजें प्लानिंग में आती है। अगर आप एक साल पहले तैयारी कर रहे हो तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट मैं इतने दिन में खत्म कर दूंगा, इसकी रिवीजन में मुझे इतना टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये भी दिक्कत है कि आप कंटिन्यूसली बैठ ही नहीं पा रहे, है ना। तो कभी आप दिन में 15 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ लो, जितना भी, कुछ फिक्स नहीं है कितने घंटे पढ़ना आपको, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत पहले स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है बहुत आपको कम कम पढ़ना पड़े, है ना। और कोई आपको डिसिप्लिन के नाम पे ये नहीं बोल रहा कि आप सुबह 5 बजे उठो, ये करने की जरूरत भी नहीं है ना, आपको कुछ हर घंटे का शेड्यूल बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रिक्ट कि 9 से 12 ये पढ़ना है, 1 से फिर 2 ये पढ़ना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप बस दिन में रेगुलरली जितना आपको लग रहा है कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना है, जब आप बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करो हो सकता है आपको कम पढ़ना पड़े, 5-6 घंटे, बस आप दिन का उतना पढ़ लो, चाहे वो किसी भी टाइम पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है सुबह जल्दी उठने की। अगर आपको दिक्कत है उठ सकते तो उठो, नहीं तो जिस टाइम आपको सुटेबल लगे पढ़ो, ठीक है, बट डिसिप्लिन बना के रखो। और फिर क्या होता है, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते, किसी दिन 15 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 2-3 घंटे पढ़ लिए, आप किसी दिन मान लो पढ़ लिए बहुत ज्यादा 15 घंटे, तब आपको लगने लगेगा कि यार मैं तो कैपेसिटी है मेरी, मैं डेली इतना कर करके सिलेबस खत्म कर दूंगा, बट वो नहीं, वो कई बार जोश में होता है कि हाँ 15 घंटे पढ़ लिए, रेगुलरली बहुत ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत है, ठीक है। इसलिए आप एक इतने लेवल पे पढ़ो कि आपको स्ट्रेस ना फील हो, है ना। और फिर क्या है, नॉट कंप्लीटिंग वीकली मंथली टारगेट, है ना, जैसे मैंने बताया कि अपने को घंटे का टारगेट नहीं बनाना है कि मुझे 1 घंटे में ये करना है, दिन का बना लो। जैसे हमने दिन के बनाया तो ऑलरेडी आपके पास वीकली या मंथली टारगेट बन जाएगा, है ना। जैसे हमने दिन का बनाया कि मैंने सोचा कि एक दिन में मैं ये इसका लेक्चर देखूंगा एक सब्जेक्ट का, इसके एक सब्जेक्ट के मैं कुछ PYQs करूंगा, और मैं एक सब्जेक्ट के लिए कोई टेस्ट दूंगा ना, ये मैंने चलो बना लिया, ठीक है। तो ये मैंने डे का बनाया, तो वैसे आपके पास कुछ वीकली प्लान होगा कि यार ये वीक में मैं ना ये सब्जेक्ट के ना कुछ लेक्चर खत्म कर दूँ, चलो एक मैं डेली 1 लेक्चर 2 लेक्चर देख रहा हूँ तो मैं 14 लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, है ना। जहाँ मंथ में मैं पूरा एक सब्जेक्ट ही खत्म कर दूंगा, है ना। ये अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आपका ये टारगेट होना चाहिए, है ना। तो अगर आप 14 लेक्चर का टारगेट लेके चल रहे हो, अगर आप, हो सकता है 1-2 कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 12-13 भी आप कर रहे हो तो ठीक है, आप 80-90% अपना टारगेट पूरा कर रहे हो। अगर आप देखिए 5-6 लेक्चर रहे हो 14 का टारगेट लेके, वो भी गलत है। तो अगर आप ये सोचोगे कि कोई बात नहीं मैं आगे कवर करता रहूंगा, और फिर आप कवर कर ही नहीं रहे, हर वीक में आपका ये हाल है कि आप टारगेट लेके चल रहे हैं 14 का, कर 5-6 रहे हैं, तो एंड में सारी चीजें वो इकट्ठी हो जाएंगी, तो जब इकट्ठी हो जाएंगी तो वो दिक्कत है ना। तो इसीलिए टारगेट बनाओ जो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे टारगेट भी मत बनाओ कि 1 महीने में 3-4 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, है ना। जितना जरूरत है, जितना कर सकते हो उतना आराम आराम से करते रहो, सब हो जाएगा, ठीक है। और ये है एक रीडिंग बुक्स इन एफिशिएंटली, ठीक है। अब देखो, अगर गेट की प्रिपरेशन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन होता है कि बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं, ठीक है। नो डाउट बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट क्या होता है, जबरदस्ती मत करो, है ना। अगर आपको लगता है कि आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, कि आपको बुक्स पढ़ने में कई लोगों को टाइम लगता है, जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मैंने ना 2015 के टाइम बुक्स नहीं पढ़ी ना, मैंने 21 के टाइम, है ना, क्योंकि मैं इतना सेल्फ अवेयर हूं कि मुझे पता है कि अगर मैं बुक्स पढ़ने लगूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको बुक्स में टाइम दे सकूं, ठीक है। मैं इनएफिशिएंट हूँ बुक्स पढ़ने में, है ना, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं क्यों अपने साथ जबरदस्ती करूं, ठीक है। जैसे मैंने
2015 में भी मैं और मेरा फ्रेंड प्रिपरेशन करते थे, तो किसी ने बोला कि बुक्स पढ़ो, तो हमने एक दिन ट्राई किया, बट हम उतना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे थे, है ना। टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे थे, आउटपुट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो हमने वो नहीं पढ़ी, जबकि फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और अगर मैं 2021 की बात करूँ, मैंने मई से प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, मैं मई में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट आई थिंक 7 या 8 महीने ही है। अगर मैं सोचूं कि 7-8 महीने में मैं बुक्स भी पढ़ लूंगा सारे सब्जेक्ट्स की, फिर तो मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बहुत एफिशिएंटली पढ़ते हैं बुक्स को, है ना, वो लेक्चर्स भी देखेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे, बुक्स से क्वेश्चंस भी करेंगे और पीवाईक्यूज भी करेंगे, वो कर सकते हैं। तो आप पहले देख लो कि आप कर सकते हैं कि नहीं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ने लग गए, बुक से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेक्चर भी देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, इतना डीप में घुस जाते हैं, 3-4 मंथ लग जाते हैं एक सब्जेक्ट खत्म करने में, है ना। तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए बहुत ट्रिकी है ये चीज, ध्यान रखो बस। और आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आप 3-4 महीने के बीच में आपको एक बार भी अगर रियलाइज नहीं हुआ कि यार मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, है ना, तो बहुत गलत बात है। अगर आपको 3-4 महीने बाद पता चलेगा कि यार मैंने इसका कर तो सारा लिया, बट मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाया, तो इस हिसाब से तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखो। और वही फिर फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी एंड कंसेप्ट, कि आपका क्या रहता है कि आपको लगता है कि मैं बस पहले थ्योरी पढ़ लूँ ढंग से, मुझे सारी चीज 100% आ जाए, बस उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है थ्योरी का पढ़ने का, उसके बाद जो प्रैक्टिस है, आप उस पर जा ही नहीं पाते, है ना। आपका कोई भी टॉपिक वीक होता है तो आप सोचते हो कि मैं उस बस कंसेप्ट पढ़ लूँ, उसके 100% हो जाऊंगा किस तरीके से, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो बहुत गलत अप्रोच है ना। अपने को यहाँ तक जाना ही जाना है। अगर आप मान लो 100% हर पूरा अपने सिलेबस कंसेप्ट क्लियर हो गए, जो कि होता नहीं है, ठीक है, 100% किसी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है। मान लो हो भी गए, आपने प्रैक्टिस 0 रखी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्या आएगा, थ्योरी कंसेप्ट सब और प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आप ओनली प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो, वो भी गलत है। तो दोनों चीजों को बैलेंस रख के चलो, है ना। कि अभी मैं काफी स्टूडेंट्स को पढ़ता हूँ कि यार कि अभी जैसे पोस्ट पढ़ा मैंने कि यार मैंने प्रैक्टिस नहीं की, कोई स्टूडेंट बोलता है बिल्कुल ही, बट अभी भी स्कोप है गलतियों का वो क्लियर करने का ना, प्रैक्टिस नहीं की 2 मंथ है, कर सकते हैं। बट ये चीज मान लो कि आपको रियलाइज ही बिल्कुल 15 दिन पहले हो रही है कि यार मैं तो थ्योरी पढ़ता रहेगा, मैंने ये तो किया ही नहीं, तब आप कुछ नहीं कर सकते। 15 दिन बच्चे हैं, उसमें आप पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें बस अपना दिमाग खोल के चलो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। कुछ नहीं होता अगर आपको कितनी भी 70-80% भी समझ आ रहा है, तो चलो आप प्रैक्टिस पे, काफी चीजें आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रैक्टिस करने से ही। आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ अच्छा ये चीज इसलिए हो रही है, तो वो चीज साथ में साथ होती रहेगी, ठीक है। और एक पॉइंट है कलेक्टिंग अननेसेसरी मटेरियल। अभी देखो जैसे ऑनलाइन हो गया चीजें, तो उससे बेनिफिट तो हुआ है, आपको घर बैठे बैठे सब मिल रहा है, बट दिक्कत वही है, आपको सब मिल रहा है, आपको हर वर्कबुक, हर कोचिंग की वर्कबुक मिल जा रही है, आपको हर एक बुक मिल जा रही है, यूट्यूब पे हर कोचिंग के फ्री लेक्चर्स हैं वो मिल जा रहे हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, हर एक एक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर्स के लेक्चर इकट्ठे कर लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट के 3-4 वर्कबुक उठा ली, ठीक है, सब चीज इकट्ठा कर लिया कि मैं सब कर लूंगा, है ना। तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटिटी से क्वालिटी पे फोकस करो। अगर आप एक टीचर के लेक्चर देख लिए काफी है, वो बहुत है, बार बार क्या देखने की क्या जरूरत है किसी दूसरे के। और वर्कबुक की क्या, देखो एक पीवाई क्यूज कर लो और एक कोई भी वर्कबुक कर लो, इतना भी आप ढंग से कर लो ना, वही काफी है। ऐसा नहीं कि ये कोचिंग वर्कबुक भी करूंगा, इसकी भी करूंगा, या अपने लिए अननेसेसरी टारगेट कर रहे हो, है ना। जो चीज आप कर ही नहीं सकते आप उसको टारगेट बना रहे हो, फिर वो बाद में आपसे नहीं होंगी तो वो उतना दुख होगा, आपको कॉन्फिडेंस कम होगा कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना रखे हैं कि आप एक सब्जेक्ट के 4-4 वर्कबुक्स कर रहे हो, है ना। और आप
हर किसी को ढंग से नहीं कर रहे हो, बस आप एक देख रहे हो कि मैंने यार 4 बुक्स लगा ली हैं तो अब मैंने मतलब काफ़ी कर लिया, तो ये सब मत करो, है ना। और ये बहुत दिक्कत है ऑनलाइन में, ये दिक्कत है क्योंकि आपको एक्सेस है हर तरह की इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो चूज करो और जिसको चूज कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, ठीक है। और फिर वही बात सेम कि वॉचिंग लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आपने एक बार कोई कोर्स खत्म कर लिया कॉम्प्रेसिव, मान लो 70 घंटे का है, ठीक है। तो जब आप रिवीजन करने बैठते हो, आपने एक बार देखा कोर्स, आप कुछ टाइम बाद वो सब्जेक्ट अपने नोट से पढ़ने बैठे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार, आपको लगेगा मैं भूल गया हूँ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, भूल गया हूँ तो मैं वो लेक्चर्स दोबारा देख लेता हूँ, वो गलती कभी मत करो। एक सब्जेक्ट को आपने 70 घंटे दिए हैं, इसका मतलब आपको कुछ तो आता है ना। बस आपको खुद थोड़ा आराम से बैठ के पेशेंस से नोट्स पढ़ने बैठो, खुद को टाइम दो, है ना। टीचर का काम हो गया, उन्होंने आपको 70 घंटे पढ़ाया, उनका काम खत्म। एक बार आपको डाउट होगा वो बताएंगे, ठीक है। अब दोबारा शुरू से मत जाओ, है ना। नोट्स पढ़ने बैठो, आपको चीजें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको 70 के 70 घंटे पूरे देखने पड़े, जिस टॉपिक में कुछ डाउट है तब वो लेक्चर रेफर कर लो, है ना। और जहाँ फिर कोई अगर रिवीजन का कोर्स हो उसी सब्जेक्ट का जो ओनली 10-15 घंटे या कुछ घंटे का हो, वो देख सकते हो आप, कि जिसमें किसी टीचर ने वो रिवाइज कराया हो शॉर्ट में, ठीक है, ओनली मुश्किल चीज़ों पे फोकस किया, वो देख सकते हैं। कभी भी फुल कोर्स दोबारा मत देखो, है ना, बहुत टाइम वेस्ट है वो, ठीक है। और नॉट कंप्लीटिंग सिलेबस, तो देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मुश्किल चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं गेट में, ठीक है, ब्रांचेस में, जैसे ईसी में बोल देते हैं कि ईएमएफ मुश्किल है और कम्युनिकेशन मुश्किल है। तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले कि ये दोनों मुश्किल हैं, तो मैं शायद ये कोई भी एक या दो ये नहीं करूँगा, मैं ओनली क्योंकि 10 मार्क्स का आना है तो मैं 90 मार्क्स का प्रिपेयर कर लूँगा और उसमें से 60 ले आऊँगा, जो भी हैं उसमें से आ जाएंगे। तो बहुत गलत अप्रोच है, आप स्टार्टिंग में ही किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो, वो बहुत गलत है ना। तो मान लो ये 10 नंबर का आ रहा है, कोई भी आप कम्युनिकेशन छोड़ दो, 10 नंबर का है, तो आप करो, तो एक बार पढ़ो, तो आता तो हमें कुछ नहीं है। जब हम इंजीनियरिंग में आए थे हमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं आता था, हमने पढ़ा फिर भी बाकी सारे सब्जेक्ट आने लग गए। ये भी एक बार पढ़ो तो आएगा, 100% नहीं आएगा, कुछ आधा तो आएगा। आपके 10 में से 3 या 4 मार्क्स तो मान लो इतने तो ले पाओगे, है ना, पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ये सब मत करो कि मैं सिलेबस नहीं पूरा करूंगा, कि मैं ओनली 90 मार्क्स का प्रिपेयर करूंगा। जो आप 90 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हो उसकी क्या गारंटी है कि वो आप सारा सही कर पाओगे, है ना। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में ये मत सोचो, स्टार्टिंग में आप 100% कि मैं सारा ही करूंगा। इन केस लास्ट मोमेंट पे टाइम का मैं कुछ सब्जेक्ट आपको छोड़ने पड़े, उस सिचुएशन में आप कुछ डिसीजन लो, ठीक है। तो मुश्किल का भी ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट मुश्किल है, कुछ टॉपिक मुश्किल है, वो चाहे छोड़ दो आप, या इतना कर लो कि इजी क्वेश्चन बन जाए, है ना। मुश्किल टॉपिक है बट हो सकता है उसका इजी क्वेश्चन आ जाए, वो बन जाए। तो इस चीज के लिए ये चीज नहीं करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि वो सब्जेक्ट मुश्किल है उस पर ठप्पा लगा दिया मुश्किल का और बस भूल गए उसको, है ना, वो चीज नहीं करनी। और क्या है, नॉट इम्प्रूविंग मिस्टेक्स। तो देखो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं कोई भी काम, है ना, जीरो से किया, हम करते करते 100 तक पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम रास्ते में चलते जा रहे हैं सारी चीज़ें सही होती जा रही हैं, कुछ हमसे गलतियां भी होंगी, है ना। मान लो कि हमने लेक्चर देखे, हम PYQs करने बैठे, हमने कुछ मिस्टेक्स की, कोई कंसेप्ट वीक रह गया अपना, जहाँ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ठीक है। तो आपको वो जो कंसेप्ट है, जो सिली मिस्टेक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट वीक है तो वो दोबारा जाओ नोट्स में पढ़ो उसको ढंग से। सिली मिस्टेक देखो कि यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या 4 × 4 20 लिख दिया है क्या, वो चेक करो सॉल्व करते हुए। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वो PYQs करोगे तब ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। कि मान लो आप 50% पे हो, अगर आप ये सब चीज़ें आप साथ साथ सही करते जा रहे हो तभी आप 60 पे जाओगे, फिर 70 पे जाओगे,
फिर आप 100 तक पहुंचोगे ना। अगर आप ये चीजें बिना देखे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो तो आप वहीं पे रह जाओगे। ये चीजें जो आपका वीक है वो कभी आपकी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए वो चेक करते रहो कि हाँ मैंने क्या गलतियां कर रही हूँ, गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, है ना। मान लो कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। उसको वैसा का वैसा छोड़ देना वो एक और बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखो। ऐसी टेस्ट सीरीज में भी सेम चीज कि देखो क्यों गलतियां की आपने, सिली मिस्टेक की है, उसको फिर रेक्टिफाई करो कि नेक्स्ट टेस्ट में वो सब चीजें ना हो। क्लियर। और एक और बड़ी दिक्कत है ना, कंपेयरिंग योर प्रेपरेशन विद अदर्स। ये प्रेपरेशन ही है तो जिंदगी का वो है कि हमें मजा आता है दूसरों के साथ कंपेयर करने में, कि वो ये कर रहा है मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मत करो, क्योंकि हम एक सब अलग अलग हैं, हमारी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक कॉमन वो है कि आप उसी को फॉलो करोगे तो ही। जैसे मैंने बताया कि कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई बुक्स पढ़ के भी रैंक ला रहा है, कोई नहीं पढ़ के भी रैंक ला रहा है। तो ऐसा कुछ फिक्स वो नहीं है कि हाँ यही करना है। तो अगर कोई बच्चा ये किसी एक टीचर के लेक्चर देख रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं इसके लेक्चर देख रहा हूँ, तब देखोगे यार कि हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। वो चीज़ मत करो कि वो ये वर्क बुक सॉल्व कर रहा है, मैं ये वर्क बुक सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे वो करनी चाहिए क्या, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसे मत करो, है ना। या फिर उसके इस टाइम तक 4 सिलेबस सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, मेरे एक भी नहीं हुए, है ना। तो उससे मोटिवेशन लो कि उसके 4 हो गए मेरे 1 हुए, मैं भी करूंगा ट्राई, मैं और मेहनत करूंगा, मैं भी उसके इक्वल पहुंचू। उसको देख के डीमोटिवेट मत हो, है ना, कि उसने 4 कर लिए मैं 1 पे बैठा हूँ। बस यही सोच सोच के आपने और आगे का टाइम वेस्ट कर दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसको एज ए चैलेंज लो, एज ए मोटिवेशन लो कि वो 4 कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अपना एफर्ट बढ़ाओ, ठीक है। और हो सके तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप दूसरों को देख के उनकी प्रिपरेशन से ऑनलाइन में है कि आप हर ग्रुप्स में आपको पता चलता है कि यार ये लोग ये कर रहे हैं, मैं यहीं बैठा हूँ, तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाओ, है ना, जिससे आपको पता है कि डीमोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत करो। अपना देखो, आप देखो कि जो आपने अपना टारगेट बना रखे हैं, ठीक है, तो आप उनको कंप्लीट कर रहे हो क्या। आप खुद से कंपटीशन करो, है ना, कि आप 1 साल है, मुझे हर मंथ ये करना है, आप अपना PYQs करने हैं, टेस्ट करने हैं, ठीक है, ये मैं चीज़ें पूरी करूँगा। तो आप देखो कि आप वो पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, खुद से कंपटीशन करो, ठीक है। और एक है कि प्रिपेयरिंग गेट इन 2 ब्रांचेस। तो जैसे अभी लास्ट ईयर से आप 2 ब्रांचेस में दे सकते हैं एग्जाम। तो जैसे EC वाले लास्ट ईयर IN में दे सकते थे, इस बार शायद हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, इलेक्ट्रिकल और IN दोनों में, मतलब इलेक्ट्रिकल में भी दे सकते हैं, IN में भी दे सकते हैं, ठीक है, 2 पेपर दे सकते हैं। तो ये मत सोचो कि IN बहुत इजी है। आप पहले देखो कि आप अपनी ब्रांच का 100% कर लिया क्या सिलेबस, है ना। कोई देना गलत बात नहीं है, दे सकते हो आप, है ना। बट देखो कि आप अपनी ब्रांच का किए हो क्या अभी तक सिलेबस, है ना। जैसे मान लो कि इस मोमेंट तक 2 महीने बाकी हैं, तो आपने अगर 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया इसी का, है ना, तो आपको ओनली टेस्ट वगैरह देने हैं या प्रैक्टिस करनी है, जो भी है प्रैक्टिस भी, इवन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए इस मोमेंट तक। तब आप सोचो कि हाँ मैं IN का थोड़ा बहुत PYQ चेक कर लेता हूँ और 1-2 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वो थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, इस टाइम कर सकते हो आप। बट आपका अगर अपनी ब्रांच का ही वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो दूसरे ब्रांच में जाना तो बड़ा रिस्क है ना। तो ये भी हो सकता है कि आप ना अपनी ब्रांच के रहो ना उनके रहो। और प्लस वो देखो उसका बेनिफिट क्या है। अगर देखा जाए जॉब में आई थिंक कोई बेनिफिट नहीं अभी तक, क्योंकि अगर आपको IN के एग्जाम पे निकलती हैं वैकेंसीज तो वो आपका BTech भी इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगेंगे, है ना। अभी तक जो होता आ रहा है, जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं, आगे फ्यूचर क्या होगा उसका कुछ कह नहीं सकते। आपको बेनिफिट सिर्फ MTech में मिलेगा कि आपको IN में अच्छा स्कोर आ गया, इसी में नहीं आया तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को देख लो कि इस चीज़ का बेनिफिट है कि नहीं, है ना। अगर आप जॉब के लिए चाहते हो तो आई थिंक कोई बेनिफिट नहीं है 2 ब्रांचेस का, ओनली MTech में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और एक है कि फियर ऑफ टेस्ट सीरीज, ये बहुत बड़ा डर है। जैसे आज की डेट में देखा जाए कि आज की डेट में आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए,
2 महीने बाकी हैं, बट अभी कुछ लोगों को फिर वही डर रहता है कि यार मैं अभी मुझे 100% आता ही नहीं है, मैं टेस्ट कैसे दे दूं। तो वही बात है कि 100% तो कभी आएगा ही नहीं। टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आपका जो गेट का एग्जाम है वही आपका टेस्ट बन जाएगा फर्स्ट, तो सारी गलतियां आप वही कर दोगे। देखो आज मान लो कि आज की डेट में आप एक फुल लेंथ टेस्ट देते हो, है ना, तो फुल में मान लो आपके 30 मार्क्स आ गए 100 में से, है ना। तो आप देखोगे कि क्या गलतियां की है मैंने, है ना। पहले देखो कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, दुख होता है, बट 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस पर मातम मना लो, बट उसके बाद खड़े हो और देखो कि ये 30 मार्क्स क्यों आए, मेरे जो 70 मार्क्स हैं वो कहाँ चले गए, है ना। अगर आप दुखी मनाते रह जाओगे 1 हफ्ता 10 दिन कि हाँ यार मेरे 30 ही मार्क्स आए हैं, गेट में क्या होगा, फिर तो कोई मतलब नहीं उसका। आपको खड़े होना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए कि ये मेरे 70 मार्क्स कहाँ खो गए, ये मेरे कहीं कंसेप्ट में चले गए क्या, कि मुझे कंसेप्ट नहीं आते इस वजह से 70 मार्क्स चले गए, और मेरी सिली मिस्टेक की वजह से चले गए, है ना। कहीं जाएंगे तो है नहीं, और कहीं जाएंगे कि आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है या कुछ गलती कर दी है, तो उसको देखो, फिर अगला टेस्ट दोगे, हो सकता है आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएं। ऐसे करते करते गेट तक ये इम्प्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए, है ना। तो उस तक गेट में आप 70 ले आओ, ठीक है, जितने भी आ सकते हैं मैक्सिमम। बट अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो गेट ही आपका पहला टेस्ट बन जाएगा। तो जितनी ये सारी गलतियां हैं आपने पहले टेस्ट में अभी कर, जो आपको टेस्ट देके करनी थी अभी, आप डायरेक्टली वहां पे कर दोगे, तो उसको तो आप सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि गेट को सुधारने के लिए फिर 1 साल और वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये डर निकाल दो, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं उसका अपने को फायदा ही है, कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी बात मानो, अभी जिस बच्चे ने अभी टेस्ट नहीं दिया, चुपचाप जाओ किसी भी वेबसाइट पे, है ना, एक छोटा सा टेस्ट दो 10 से 15 क्वेश्चन का, कुछ मत पढ़ो, जो आपको सब्जेक्ट लगता है कि मुझे आता है, मैंने किया हुआ है, चुपचाप जाके टेस्ट दे दो, ठीक है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर कुछ फ्री टेस्ट होंगे, वो दे दो 10 से 15 क्वेश्चन का, आराम से शांति से बैठ के, ठीक है। फिर देखो कि 10 में से मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, 3, 4, 5, जितने भी सही किए होंगे, चेक करो कि हाँ जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। तो ऐसे करते करते 10-10 क्वेश्चन वाले टेस्ट दो पहले हर सब्जेक्ट के, तो अपने आप डर निकलेगा, है ना। क्योंकि देखो टेस्ट में अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तब जो अगर आप टेस्ट में रैंक 1 भी ला रहे हो, तो भी कोई आके पीएसयू आपको जॉब नहीं देने वाला, है ना, कि आपके टेस्ट में आप फर्स्ट आ गए आपको ये रही जॉब ना। कम मार्क्स आने पे कोई आपको बोलेगा कि नहीं आपके उस टेस्ट में कम मार्क्स आए थे, हम जॉब नहीं देंगे। डिसाइड तो सब ये करेगा, है ना। तो ये कुछ डिसाइड नहीं करता, ये सिर्फ हमें हेल्प करता है गलतियां ढूंढने में, ठीक है। तो ये अभी तो डर निकाल दो, 2 महीने बचे हैं, अभी डर नहीं निकालेगा, टेस्ट देने नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वही करो, चुपचाप जाके एक टेस्ट दे दो अभी 10 से 15 क्वेश्चन का, है ना, ये वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। तो देखो डोंट थिंक अबाउट ड्रॉप, देखो नेवर कंफ्यूज अ सिंगल डिफीट विद ए फाइनल डिफीट। जैसे मैंने बोला अभी कि पहले टेस्ट में अगर कम मार्क्स आएंगे, उसमें हार गए हम, इसका ये मतलब नहीं है कि गेट में भी वही मार्क्स आ जाएंगे और हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पहली हार सिर्फ हमें सिखाने के लिए कि नहीं आपको और मेहनत करनी है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है इस टाइम पे 2 महीने बाकी हैं, कुछ लोगों के सब्जेक्ट्स बाकी होते हैं, 1-2 बाकी हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं दिए, तो इस वजह से काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमने ये नहीं किया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो मैं अगले साल देता हूँ, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी हम लड़े ही नहीं है, तो बिना लड़ाई के कैसे हार सकते हो आप, है ना। अभी 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है ना। अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट बाकी हैं तो वो हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने एक बार 100% देखो, ये ड्रॉप का ऑप्शन तो खुला ही है ना हमेशा, बट वो इसके बारे में सोचना ओनली रिजल्ट के बाद, है ना।
एग्जाम दो, रिजल्ट देखो, हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो बिना लड़ाई करे हारने का सोचो ही मत। अभी 2 महीने हैं, चुपचाप अपना सब्जेक्ट पूरे करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करते रहो खुद को। इसके बारे ये चीज दिमाग से निकाल देना। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि यार इस बार मैं नहीं कर पाया, अगली बार अपना और एफर्ट दूंगा। इसी बार दो ना, अपने पास टाइम है। जो आप सोच रहे हो कि मैं फरवरी के बाद एफर्ट करूंगा, वो भी कर लो। ठीक है, फिर हो सकता है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ये 2 महीने अगर ढंग से पढ़ लिए तो अगले साल हो सकता है पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कहीं जॉब लग जाएगी, कहीं एमटेक कर लेंगे तो अपनी लाइफ सेट है। ठीक है, तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स ही तो जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरत है आपको बस मोटिवेट होकर तैयारी करने की। दिमाग को इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना बंद कर दो। बस जैसे आपने 8-10 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे ही अभी भी 2 महीने करते रहो। ठीक है, और ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। ठीक है, कि जहाँ पे मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई मैंने क्लास शेड्यूल की हो। ठीक है, तो जैसे डिटेल डिस्कशन ऑफ गेट एग्जाम चल ही रहा है, तो अगर आप अभी कॉलेज में हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो आप सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वीडियोस आएंगे तो आपको पता चल जाए, और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे हर वीडियो का। ठीक है, थैंक यू सो मच।